नमस्कार। विभाग विनोद में मैं से विनोद आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ। चलिए एक बार फिर चर्चा करते हैं महाराष्ट्र और विशेषकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और अजीत पवार को लेकर जो अटकलों का बाजार गर्म था उसके विषय में। जैसा कि आपको मालूम है, पिछले दिनों यह चर्चा जोरों पर थी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता अजीत पवार, जो महाराष्ट्र विधानसभा में प्रतिपक्ष के भी नेता हैं, वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। उनकी कुछ बातें चल रही हैं ऐसे वैसे। इस पर अभी पिछले दिन ही मैंने भी इस कार्यक्रम में कहा था कि अजीत पवार को सामने आकर सार्वजनिक रूप से स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, ताकि जो ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है स्वयं महाविकास आघाड़ी में और महाराष्ट्र की राजनीति में, उस पर पूर्ण विराम लगे। अच्छा लगा जब अजीत पवार सामने आए और उन्होंने दो टुक कह दिया कि मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में हूं और जिंदगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में ही रहूंगा, अन्य किसी पार्टी में जाने का कोई सवाल नहीं है। यह स्पष्टीकरण आया और इसके साथ ही शरद पवार, महाविकास आघाड़ी के शिल्पकार शरद पवार का भी बयान आ गया कि अजीत पवार को लेकर उनके मन में कोई आशंका नहीं है। कुछ लोग खबर गढ़ रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं, गलत प्रचार कर रहे हैं। इस संबंध में उन्होंने एक उदाहरण दिया कि खबर चली कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की विधायकों की बैठक बुलाई गई है। बिल्कुल गलत, ऐसा कोई भी इरादा नहीं था और न तो कोई बैठक बुलाई गई थी। इस तरह के अफवाहों को जन्म देकर कुछ लोग जानबूझकर महाविकास आघाड़ी में फूट पैदा करना चाहते हैं। अन्य लोगों के मन में कुछ नेताओं के प्रति आशंका, भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। उनका लक्ष्य सिर्फ महाविकास आघाड़ी को कमजोर करना है, लेकिन ये कमजोर नहीं होगा। उन्होंने भी दो टक्का दिया और इस बीच इन सारी बातों पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी बयान आ गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने भी दो टूक कहा कि हम लोगों के यहाँ अर्थात भारतीय जनता पार्टी में अजीत पवार को शामिल करने जाने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है। अर्थात पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से अजीत पवार को लेकर जो राजनीतिक अटकलों को बाजार गर्म था, उस पर पानी डाल दिया गया। अब यह विवाद समाप्त हो जाना चाहिए और जैसा कि शरद पवार ने कहा है कि हमारे सभी नेता एकजुट होकर आघाड़ी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं, सभी उस दिशा में काम करेंगे। यह एक सुखद घटना विकास क्रम है महाराष्ट्र प्रदेश की राजनीति को लेकर और स्वयं यहाँ की सरकार को लेकर। क्योंकि जैसा मैंने कहा था कि महाराष्ट्र पर पूरे देश की नजरें लगी रहती हैं। देश की राजनीति में और आर्थिक जगत में महाराष्ट्र का एक विशिष्ट स्थान है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई देश की आर्थिक राजधानी के रूप में पहचानी जाती है। इसलिए इसे अस्थिर करने का मतलब है कि न केवल देश की राजनीति को बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी अस्थिर करने का प्रयास माना जाएगा। जो लोग इस तरह के खेल खेलते हैं उनका लक्ष्य कहीं और रहता है, इस बात को ध्यान में रखिए। और पुराने शरद पवार जैसे पुराने मंजे हुए राजनीति के खिलाड़ी इन सब बातों को जानते हैं और कोई आश्चर्य नहीं तो स्वयं उन्हें आगे आकर के कहना पड़ा कि अजीत पवार को लेकर के उनके मन में कोई आशंका नहीं है। उन्होंने भी अपनी ओर से भी बना दिया। वो जानते हैं कि महाराष्ट्र सरकार या राजनीति को अस्थिर करने के अंजाम क्या होंगे। चलिए यह समाप्त हुआ, यह एक अच्छी बात है। लेकिन अब इसमें जो एक सवाल जो बगल में खड़ा हुआ है उसकी भी चर्चा होनी चाहिए और वह यह है कि जिस प्रकार
शिवसेना से अलग होकर एकनाथ शिंदे ने अपना गुट बनाया। 3 दर्जन से अधिक विधायकों को लेकर वो बाहर हुए थे। भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया और भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की मिलीजुली यहां सरकार बनी। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने। इस बात को हालांकि यह मामला अभी भी जो 16 विधायकों के निलंबन का मामला था विधानसभा से, वो सुप्रीम कोर्ट में अभी लंबित है और उस पर विचाराधीन है। क्या फैसला आएगा उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन मैं फिर उसी बात को दोहराते हुए कि राज्य सरकार को अस्थिर करने की कोशिश न की जाए। चूंकि आरंभ के 2019 के चुनाव के बाद आरंभ के दिनों में जो इस प्रकार मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में सरकार चल रही थी, अनेक विकास के कार्यक्रम की कल्पना कर उसकी घोषणाएं की गई, उनको क्रियान्वयन भी हो रहा था। इस बीच में यह एक राजनीतिक अस्थिरता को दौर आया जब सरकार से अलग होकर एकनाथ शिंदे ने अलग गुट बनाया और उद्धव ठाकरे की सरकार का पतन हुआ और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में एकनाथ शिंदे गुट, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और यह सफलतापूर्वक ये सरकार चल रही है। एक अच्छी बात बता दूं, ये राष्ट्रीय नेताओं के लिए भी, अन्य सभी दलों के लिए भी, कि महाराष्ट्र में राजनीतिक खेल तो होते रहते हैं, उठा पटक उलट फेर भी होते रहते हैं। स्वाभाविक रूप से उसके अनुकूल और प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ते हैं यहाँ की सत्ता पर, यहाँ के जनमानस पर भी। लेकिन एक मामले पर यहाँ के सभी राजदल एक मत हैं कि किसी भी दृष्टि से महाराष्ट्र की जनता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इनकी जो आर्थिक जो दृढ़ता है उस पर चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। पूरे देश में महाराष्ट्र को जो विशिष्ट स्थान प्राप्त है उस पर कोई समझौता करने को कोई भी दल यहाँ क्या पक्ष क्या विपक्ष का तैयार नहीं है। यह एक अत्यंत प्रशंसनीय सोच है जिसका अनुकरण राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए, अन्य राज्यों में भी होना चाहिए। लेकिन खेद की बात है कि कुछ अदृश्य ताकतें हमेशा यहाँ अस्थिरता का बीज बोने का प्रयास करती रहती है। अजीत पवार का जो प्रकरण हुआ यह उन्हीं अदृश्य ताकतों की सोच थी, उनकी रणनीति थी कि किस प्रकार यहाँ एक अस्थिरता पैदा की जाए। लेकिन यहाँ की, जैसे मैंने कहा कि यहाँ के राजनेता क्या पक्ष विपक्ष ऐसे किसी सोच को प्रश्रय देने को तैयार नहीं है। और यही कारण है, मैं बता दूं कि अजीत पवार को लेकर जो एक अस्थिरता का वातावरण पैदा करने की कोशिश की गई थी उस पर दोनों पक्ष की ओर से जो प्रयास हुए विराम लग गया। यह प्रदेश हित में हुआ, राजनीतिक हित में हुआ और देश की अर्थव्यवस्था के हित में भी हुआ। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। अब रही सबसे बात जो आती है कि आखिर वह कौन से लोग हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि महाविकास अघाड़ी में भी एकजुटता आवश्यक है। इस प्रकरण में एक जो कोण सामने आए वह यह कि स्वयं अजीत पवार उद्धव ठाकरे की शिवसेना, खासकर उनके जो सलाहकार सांसद है राउत, उन पर हमला करने से स्वयं को रोक नहीं पाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी न किसी रूप में उनकी ओर से ऐसे प्रयास हुए थे अजीत पवार को लेकर उन पर जो हमले किए गए, यह उचित नहीं होगा। लेकिन
इस स्थिति को ताड़ करके जब स्वयं शरद पवार सामने आ गए, उन्होंने जब दो टूक कहा, तो यह मैं बता दूं कि अभी महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार को चुनौती देने का मामला किसी भी राजनेता में नहीं है, चाहे वो सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, शिवसेना हो या अन्य कोई दल हो। शरद पवार को चुनौती नहीं दे सकते, और शरद पवार आज भी उनकी जो मौजूदगी है राजनीति में चाणक्य की भूमिका में है। एक तो उनके जज्बे को सलाम हम करते हैं कि अस्वस्थता के बावजूद उनकी सक्रियता से आज भी युवा वर्ग प्रेरणा ग्रहण करता है। जिस प्रकार से शरद पवार ने अपनी अस्वस्थता को ताक पर किनारे रखकर, हाशिए पर रख करके अपनी सक्रियता दिखाई है और आज भी दिखा रहे हैं, क्या कोई कह सकता है कि उनकी अवस्था में रहने वाला कोई राजनेता इस प्रकार सक्रिय होकर प्रदेश हित या राष्ट्र हित में कोई कदम उठाता, सोचता? शरद पवार एक उदाहरण है, इस बात को ध्यान रखें। दलीय प्रतिबद्धता से अलग लोग सामने आकर के शपथ लेने को तैयार हैं शरद पवार की प्रतिबद्धता के पक्ष में। ऐसे में जब शरद पवार की ओर से अजीत पवार के मामले में दो टूक कह दिया गया कि अजीत पवार को लेकर उनके मन में कोई आशंका नहीं है, महाविकास आघाड़ी मजबूत है। कुछ लोग हैं जो खबरें गढ़ रहे हैं, जिसकी ओर मैंने इशारा किया, कैसे खबर गढ़ने वाले के निशाने पर कोई अजीत पवार या शरद पवार नहीं रहते हैं, उनके निशाने पर महाराष्ट्र प्रदेश है, जो नहीं चाहते महाराष्ट्र प्रदेश का हित। वे महाराष्ट्र प्रदेश के हित के दुश्मन हैं, उनकी मंशा कुछ और है। उन्हें बेनकाब कर एक दिन सड़कों पर लाया जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस बात को ध्यान में रखें, चाहे वो कोई हो, किसी भी दल का हो, किसी पक्ष का, किसी गुट का हो, किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का हो, महाराष्ट्र की जनता ऐसे तत्वों को स्वीकार नहीं करेगी। अतः हम भी इस घटना विकास क्रम का स्वागत करते हैं कि अजीत पवार प्रकरण पर पूर्ण विराम लगा दिया गया है और भविष्य में अब इस प्रकार के किसी विवाद की कोई गुंजाइश महाविकास अखाड़ी में नहीं रहेगी। थोड़े जो मतभेद हैं, जो स्वीकार करते हैं, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना की अपनी विचारधारा है, जिस पर वो समझौता नहीं कर सकते। कांग्रेस की अपनी विचारधारा है, वो समझौता नहीं करेगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस के अपने विचार है, उस पर समझौता नहीं करेगी। लेकिन जहां तक महाविकास आघाड़ी की मजबूती की एकजुटता का सवाल है, वहां भी कोई समझौता नहीं, तीनों एक मत है। यह एक अत्यंत ही सुखद प्रशंसनीय घटना विकास क्रम है महाराष्ट्र प्रदेश की राजनीति में। इसको देखते हुए अब यह विश्वासपूर्वक कहा जा सकता है कि इस पूर्ण विराम के बाद यहाँ की सरकार, शिंदे, देवेंद्र फडणवीस सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी अब अपना ध्यान केंद्रित करेगी यहाँ के विकास कार्यक्रमों पर। राजनीतिक स्तर पर भले ही कोई इनकार कर दे, लेकिन यह एक सच्चाई है। यह ताजा विवाद जो पैदा हुआ था अजीत पवार को लेकर, उसका प्रतिकूल असर प्रदेश के विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर भी पड़ रहा था। इसे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन अब उस पर भी रोक लग जाएगी और प्रदेश अपने कार्यक्रमों को, अपने विकास के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में कोई समझौता नहीं करेगा। यह आशा हम कर सकते हैं, प्रदेश की जनता कर सकती है। इसके लिए सभी को बधाई, सभी का धन्यवाद कि उन्होंने एक बड़े राजनीतिक संकट को टाल दिया है महाराष्ट्र प्रदेश में, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो इसका असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ता, जो सबसे बड़ा अवरोधक बन जाता
जो हालिया जो प्रयास अभी चल रहे हैं विपक्षी एकता के 2024 के चुनाव के पूर्व भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्षी दलों को एक मंच पर एकजुट कर चुनौती देने के लिए भारतीय जनता पार्टी को उस प्रयास में भी अगर इसका निपटारा नहीं होता, इस पर अंकुश नहीं लगता, पूर्ण विराम नहीं लगता अजित पवार मामले पे, तो उस प्रयास पर विपक्षी एकता का प्रयास पर भी उसका प्रतिकूल असर पड़ता और शायद उनके प्रयास सफल नहीं होते, जिसका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलता। उनके सामने प्रतिद्वंदी के रूप में कोई मजबूत विपक्ष नहीं रहता। अब ऐसी आशा की किरणें भारतीय राजनीति में नजर आ रही हैं कि जो प्रयास हो रहे हैं, जिस प्रकार राहुल गांधी ने खुद प्रयास किया, ममता बनर्जी भी अब सामने आ गई हैं, वहाँ अरविंद केजरीवाल है, उन सबों के विचारों में भी धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है और यह आशा की जा सकती है कि संपूर्ण विपक्ष भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी केंद्र में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 2024 के चुनाव में एक मंच पर आकर उन्हें चुनौती देगा। और तब जिस प्रकार आज हम यह कह सकते हैं, आज की जो स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई चुनौती नहीं है, लेकिन वैसी स्थिति में, उस परिवर्तित स्थिति में जब विपक्ष एकजुट हो जाएगा, तब इस विश्वास के साथ यह नहीं कहा जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 का मार्ग अत्यंत सुगम है, सरल है, इसे नहीं कहा जा सकता।